सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने हेलो अल्किन्स का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था, दैट इज प्रिपरेशन एज वेल एज रिएक्शंस। ओके, अब बात करते हैं अपन हेलो अरिन्स की। ओके, दूसरी चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज मेरा बाकी था, फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोनों का एक साथ कवर करूंगा, हेलो अल्किन एंड हेलो अरिन्स। ओके चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं हेलो अरिन्स का प्रिपरेशन एंड उसके रिएक्शंस। चलो, तो हेलो अरिन्स, अब हेलो अरिन्स होता क्या है, मैंने तुमको आइडिया दे दिया था कि हेलो अरिन्स, अरिन्स मतलब क्या, बेसिकली कोई भी एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एरोमेटिक सिस्टम लेता हूँ बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग का कोई भी एक हाइड्रोजन, चाहे ये कोई भी पोजीशन का एक हाइड्रोजन को अगर किसी भी हेलोजन से रिप्लेस किया जाएगा तो इसको बोलेंगे अपन हेलो अरिन्स। ये तो था इसका बेसिक सा डेफिनेशन। अब हेलो अरिन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, अपने टेक्स्ट बुक में अपने सिलेबस में दो मेथड दिया है। पहला मेथड दिया है, अभी यहाँ पे हेडिंग डाल लो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कौन सा हेडिंग, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसका करना है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरिन्स। अब अपने सिलेबस में दो मेथड दिया है, लेकिन वो दो मेथड में से भी अपने को एक ही पढ़ना है, जो कि है पहला वाला, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये चैप्टर में अपने को एक ही पढ़ना है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब क्यों ऐसा, तो उसका रीज़न है कि जो दूसरा वाला है बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, तो ये तुम्हारे कोविड की वजह से रिड्यूस सिलेबस में कट कर दिया गया है, तो इसको अपने को नहीं देखना है। बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन ये वाले मेथड को अपने को ये चैप्टर में डील नहीं करना है। ठीक है, तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जा रहे हैं अपन। तो पहले अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, और सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ पे नहीं तो 13th चैप्टर में कहीं ना कहीं तो आएगा ये आगे। ठीक है, तो तब वो चैप्टर्स में आइडिया दे दूंगा, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी अपने को एक ही पढ़ना है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का तुमको अच्छे से पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टोल्यून ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, टोल्यून। अभी यहाँ पे करना क्या है, तुमको डायरेक्टली हेलोजिनेशन करना है, तुमको डायरेक्टली हेलोजिनेशन कर देना है। ठीक है, ये है टोल्यून CH3। अब इसका डायरेक्टली तुमको हेलोजिनेशन करना है। डायरेक्टली हेलोजिनेशन करना मतलब क्या करना है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन ले सकते हो, कोई भी का मतलब है या तो क्लोरीन लो या तो ब्रोमीन लो। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके लिए नहीं ले सकते, और आयोडीन का केस बहुत ज़्यादा ही रिवर्सिबल होता है, इसके लिए अपन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो अपन सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो कि अच्छे से हो जाता है। और ये रिएक्शन को करना होता है डार्क में, ये रिएक्शन को नॉर्मली डार्क कंडीशंस में करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर तुम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो तो तुमको अच्छे से पता है इलेक्ट्रोफाइल को अटैक भी करवाना पड़ेगा। अब इसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, ये तो सिंपल सा Cl2 है, ये तो होमोलिटिक फिजन करवाएगा, हेट्रो तो नहीं करवा सकता। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, अनहाइड्रस FeCl3 या तो AlCl3 यूज़ कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होता है, ये यूज़ करना ही पड़ेगा। इससे फायदा ये होता है कि जो तुम्हारा Cl2 मॉलिक्यूल उसमें से Cl- इसके पास आता है, ये लेविस एसिड का काम करता है, सॉरी हाँ बराबर, ये लेविस एसिड का काम करता है, ये Cl- को एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे किसको छोड़ देगा, Cl+, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करके छोड़ देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम, Cl+ जनरेट करने का काम होता है AlCl3 का। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल दो जगह अटैक कर सकता है। सबसे पहले ये जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3 ग्रुप, तो दो जगह अटैक कर, दो जगह को एक्टिवेट करता है, एक तो ऑर्थो पोजीशन को एक्टिवेट करेगा, एक तो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा। तो दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि H+ के फॉर्म में रिप्लेस होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, तो H+ को कौन रिप्लेस करेगा, Cl+ रिप्लेस करेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट में दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती हुई अपने को नजर आता है। पहला बनता है यहाँ पे, अगर पहली पॉसिबिलिटी चेक की जाए तो पहला ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन अटैच होगा, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोल्यून। ओके, और अगर ये पैरा पोजीशन पे अटैक होता है लाइक दिस, अगर ये पैरा पोजीशन पे अटैक करता है यहाँ पे लाइक दिस, चलो मैं यहाँ पे लिखने को जगह नहीं है तो यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा कौन सा हो गया, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में पैरा हो गया, तो ये हो गया Cl। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज बनाता है, ऑर्थो भी बनाता है एंड पैरा भी बनाता है। ठीक है, तो एक बार ऑर्थो वाला H+ सब्स्टिट्यूट होगा, एक बार पैरा वाला पोजीशन का H+ सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये बन गया ना हेलो अरिन्स। ये रहा तुम्हारा एरोमेटिक सिस्टम, और एरोमेटिक सिस्टम के एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, हेलोजन ने, तो इसको बोलेंगे हेलो अरिन्स। तो हेलो अरिन्स प्रिपेयर हो गया, एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, बस इतना याद रखना है CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को ही एक्टिवेट करेगा, और कोई पोजीशन को एक्टिवेट मतलब, और कोई का मतलब मेटा को एक्टिवेट नहीं करेगा। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा है, सर ये वाला भी तो ऑर्थो है, हाँ तो ये वाला भी ऑर्थो है, अगर इसको करो बात तो एक ही है, दोनों ही ऑर्थो है। ठीक है, क्लियर है, और तुम लोग चाहो तो Cl2 की जगह पे Br2 भी यूज कर सकते हो, Br2 यूज करोगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होकर मिलेगा, और उस टाइम पे तुमको AlCl3 की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, FeBr3 यूज करो। ठीक है,
तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये तो था इसका प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। अब बात करते हैं इसका डिटेल मैकेनिज्म की ज़रूरत तो तुमको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली Cl+ कैसे अटैक करता है इस पर, ये H+ कैसे हटता है, ये सब 11th का बेसिक्स है GOC का। ठीक है, तो वो अभी डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना मैकेनिज्म कोई पूछता नहीं है बोर्ड में। ओके, तो उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तुमको फिर भी चाहिए उतना डिटेल मैकेनिज्म तो कमेंट कर दो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा डेफिनेटली। चलो अब बात करते हैं रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस। किसकी? केमिकल रिएक्शंस। तो अब केमिकल रिएक्शंस मैं तुमको क्या क्या पढ़ना है ये पहले देख लो। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरिन किसका पढ़ना है? सीधी सी बात है, हेलोअरिन्स का ही पढ़ रहे हैं अपन, तो हेलोअरिन। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरिन्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर अपन डील करते हैं तो सबसे पहला वाला आता है रिएक्शन ऑफ हेलोअरिन विथ मेटल्स। किसके साथ करना है? पहला विथ मेटल्स के साथ करना है। ओके, दूसरा किसके साथ करना है? दूसरा करना है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना आसानी से होता नहीं है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड का इतने आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर अपने को चीज़ डिस्कस करनी है क्यों होता है या क्यों नहीं होता है। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बड़े आसानी से हो जाता है, ये तुम लोग को पहले से पता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला वाला पढ़ना है हेलोजिनेशन। उसके बाद जो सेकेंड वाला है वो तुमको पढ़ना है नाइट्रेशन। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है सल्फोनेशन। फोर्थ वाला है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके अंदर असाइलेशन भी पढ़ना है और अल्काइलेशन भी पढ़ना है, दोनों ही इसके अंदर आ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दोनों ही आ जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एज वेल एज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन एंड असाइलेशन दोनों ही चीज इसके अंदर आ जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर। ओके, असाइलेशन एज वेल एज अल्काइलेशन। तो ये सारी चीज़ हमने को पढ़ना है। तो मैंने पहले बोला था तुमको हेडिंग याद होना चाहिए, अपने को कितना पढ़ना है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल्स, उसके बाद पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक में 4 है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, तो चलो एक एक करके अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? विथ मेटल्स वाला है, तो अपन सबसे पहला विथ मेटल्स के साथ ही लेते हैं इसको। ठीक है, विथ मेटल्स। अब मेटल्स में नॉर्मली अपन कौन सा मेटल लेते हैं? यहाँ पे अपन सोडियम मेटल लेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने अल्काइल हाइड्राइड के केस में भी सोडियम मेटल को लिया था, यहाँ पे भी अपन किसको लेंगे? सोडियम मेटल को लेंगे। तो पहला है विथ मेटल्स। तो मेटल्स में चलो अपन पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल वाले एग्जांपल से। ये ले लेते हैं अपन ब्रोमोबेंजीन। ओके, यहाँ पे लगा देते ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन के साथ जब अपन सोडियम का रिएक्शन करेंगे तो तुमको ये चीज़ अच्छे से पता है, यहाँ पे तुमको ये जो चीज़ बन रही है ये अच्छे से पता है कि यहाँ पे अपने को एक अल्काइल हैलाइड या तो एक अराइल हैलाइड लेके नहीं चलेगा, अपने को 2 अल्काइल हैलाइड या तो 2 अराइल हैलाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम सोडियम मेटल आएगा तो 2 NaBr बाहर निकलेगा। तो एक अल्काइल हैलाइड है तो एक अराइल हैलाइड से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन इसके साथ कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। तो सपोज करो अपन ने ले लिया है CH3Br। अब 2 बार लोगे तो सोडियम मेटल भी 2 बार लेना, कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था ये चीज़। ओके, अब यहाँ पे किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करना होता है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्यों करना होता है ये भी मैंने तुमको बताया था, क्योंकि मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या? मैंने तुमको सिंपल सी बात क्या बताई थी कि 2NaBr साइड प्रोडक्ट निकलेगा और मेन प्रोडक्ट में क्या बनेगा? जो पोजीशन से ब्रोमीन निकल रहा है वही पोजीशन पे इसका अल्काइल ग्रुप आके अटैक करेगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल सा टॉल्यून। यहाँ पे बन जाएगा CH3 और यहाँ पे 2NaBr एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना? मेजर प्रोडक्ट इज योर टॉल्यून। ओके, तो ये था ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे तुम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना हर वीडियो के जैसे, इसमें तुमको एग्जांपल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, तो तुमको ज़्यादा एग्जांपल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। ओके, ठीक है, तो ये तो था ब्रोमोबेंजीन के साथ। अगर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बार हेलो अरेंज ले लिया जाए, 2 बार हेलो अरेंज मतलब ये ले लिया, यहाँ पे ले लिया 2 टाइम सोडियम मेटल और दूसरा भी ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी ले लिया मैंने क्लोरीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा?
2NaCl निकलेगा, जो पोजीशन पे से क्लोरीन हट रहा है वही पोजीशन पे ये वाला अल्काइल आके ज्वाइंट होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में DE, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये कंपाउंड कुछ बन जाएगा ऐसा, लाइक दिस, ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। ये कंपाउंड का नाम क्या है, बाइफिनाइल, क्योंकि 2 बार फिनाइल रिंग आ रही है इसलिए इसको बोलेंगे अपन बाइफिनाइल। क्लियर, ये था एकदम सिंपल सा रिएक्शन, इसमें कुछ था नहीं बताने को। ओके, तो जैसा अपन उसको वुड्स रिएक्शन बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, जब अपन एक, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सुन लो, जब अपन दोनों के दोनों अराइल हैलाइड लेंगे, जैसे ये वाले केस में लिया था और प्रोडक्ट क्या मिला था, बाइफिनाइल मिला था, तो इसको अपन बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। मतलब जब दो के दो अराइल, AR इज फॉर अराइल हैलाइड, जब दो के दो अराइल हैलाइड ले तो जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन फिटिक रिएक्शन, उसको बोलते हैं अपन फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। जब एक अराइल हैलाइड हो, एक अराइल हैलाइड हो और एक अल्काइल हैलाइड हो, एक अल्काइल हैलाइड हो, तो ये मिक्सचर है, एक अराइल है और एक अल्काइल है, तो इसको बोलेंगे अपन वुड्स फिटिक, इसको बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और जब दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड हो, जब 2 टाइम्स अल्काइल हैलाइड ले ले तो वो कौन सा हो जाता है, कल ही अपन ने देखा था वुड्स रिएक्शन, कल ही अपन ने देखा था, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो ये चीज़ याद रखना, अगर उसने फिटिक रिएक्शन बोला मतलब दोनों अराइल हैलाइड लेना है, अगर वुड्स फिटिक बोला है तो एक अराइल लेना है, एक अल्काइल लेना है, और दोनों अल्काइल बोला तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें। तो ये तो था पहला रिएक्शन विथ मेटल्स वाला जो अपन ने कंप्लीट कर लिया, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। अब जो कॉम्प्लिकेशन वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखो, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे अपन तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे सबसे पहला इशू क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन से समझते, एकदम सिंपल एग्जांपल है, ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग और यहाँ पे है दिस इज क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के पास इसके 3 लोन पेयर्स। अब याद रखना, जो क्लोरीन होता है इसका -I ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू +M। क्लोरीन का -I इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू +M। दूसरी चीज़, एज कंपेयर टू +M का मतलब है, इसका ये मतलब नहीं कि +M कुछ भी शो ही नहीं करता, +M इफेक्ट भी होता है, बट यहाँ पे जो डोमिनेंट होता है वो -I ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू +M। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे तुमको रेजोनेंस होता हुआ दिख रहा है, ये लोन पेयर्स और बेंजीन रिंग के बीच का दिख रहा है, तभी तो इसको अपन ने बोला +M इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा, ये कार्बन आइटम पे आएगा। तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे रहेगा ऑलरेडी डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड क्लोरीन, इसके पास 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया गया, इसके लिए इस पे आया प्लस, और ये वाला बॉन्ड इधर आया इसलिए इस पे आया माइनस। अब आगे क्या होगा, ये वाला आएगा इधर डबल बॉन्ड बनाने, तो सेम टाइम पे ये कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, इसके लिए ये वाला शिफ्ट होके आ जाएगा इधर। सिमिलरली यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे भी वही कहानी थी, ये वाला कार्बन का 5 हो जा रहा था इसलिए इसको शिफ्ट होना पड़ा, तो यहाँ पे भी ये वाले कार्बन का वैलेंसी 5 हुआ तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये वाले पोजीशन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इधर है डबल बॉन्ड, इधर भी है डबल बॉन्ड, इधर है डबल बॉन्ड क्लोरीन, इस पे 2 लोन पेयर और इस पे है प्लस चार्ज। अब आगे क्या होगा, ये माइनस अंदर आएगा डबल बॉन्ड बनाने, वही टाइम पे ये कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो ये उठ के आएगा ये कार्बन के ऊपर। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है चेक करो, इसका स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ये है ऐसा, यहाँ पे है डबल, यहाँ पे है डबल, इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड क्लोरीन, 2 लोन पेयर एंड क्लोरीन पे प्लस चार्ज। क्लियर, फिर क्या होगा, ये माइनस अंदर आएगा डबल बॉन्ड बनाने, तो वापस से ये वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी तो चलेगा नहीं, तो उसको इसको यहाँ पे डोनेट करना पड़ेगा, मतलब ये वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखो 4 तो है, 1 2 3 4, लेकिन जब ये इधर आएगा डबल बॉन्ड बनाने तो 5 हो जाएगा, तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, लाइक दिस, इधर 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 और इधर आ जाएगा क्लोरीन और इसके 3 लोन पेयर इसको वापस मिल गए।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो सुनो। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पूरे केस में तुम लोग देख रहे होंगे तो क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन एंड कार्बन के बीच में पार्शियली क्या आ रहा है, कुछ टाइम के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, कुछ टाइम के लिए क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करता जितनी ज़्यादा कौन शो करता है, जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी तुम्हारा नॉर्मल कोई भी अल्काइल हैलाइड शो करता है। कोई भी अल्काइल हैलाइड जैसे CH3X हो गया, CH3Cl हो गया, C2H5Br हो गया, ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड जितना रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करते हैं उतना हेलो अरिन्स नहीं शो कर पाता है। क्यों नहीं शो कर पाता है? वो इसलिए नहीं शो कर पाता है क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इतना आसानी से छोड़ के जाएगा नहीं एज कम्पेयर टू योर सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना बहुत मुश्किल वाला काम होता है सब्स्टिट्यूशन, बट एट हाई टेम्परेचर्स। और कुछ पोजिशंस पे अपने को ऐसे ग्रुप्स लगाने पड़ते हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने में मदद करे, और तभी इसका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना इतना आसान नहीं होता है इन केस ऑफ अराइल हैलाइड्स। तो अराइल हैलाइड का रिएक्टिविटी काफ़ी लो होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड। यही इसका रीजन है क्योंकि ये रेजोनेंस में जाता है और यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। क्लियर? तो इसको ना सब्स्टिट्यूट करना इतना आसान नहीं होता। तो अभी तुम लोग यहाँ पे देख रहे रहोगे तो कौन से पोजीशंस पे माइनस चार्ज आ रहा है। एक ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, एक पैरा पोजीशन पे आ रहा है, वापस से ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर जो पोजीशंस पे माइनस चार्ज आ रहा है वो पोजीशन पे अगर मुझे ये पूरे कंपाउंड का ये कंपाउंड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करना है, किसको कम करना है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करना है, तो कौन से ग्रुप्स लगेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले मतलब कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाता हूँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ NO2, तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर अपन इसको लगाते हैं तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बेंजीन रिंग पे कम हो जाएगी। तो वहाँ पे कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है वो बड़े आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। देखो मुझे क्यों लगाना पड़ा NO2, ध्यान से सुनना। अगर पूरे के पूरे बेंजीन रिंग पे माइनस चार्ज घूम रहा है तो आने वाला खुद कौन है, आने वाला भी दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल होगा कि तुम लोग क्या करवा रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आने वाला ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है। सपोज करो ये कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है OH-, ठीक है। तो एक तो इसका साइज भी बड़ा है, दूसरी चीज साइज तो है ही, बट दूसरी चीज OH- ये खुद न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, तो इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन फील होगा, माइनस, इसको खुद को बहुत ज्यादा रिपल्शन फील होगा ये पूरे सराउंडिंग में, तो ये आना पसंद ही नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूट होना पसंद ही नहीं करेगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट होना है, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन को। तो यहाँ पे होना क्या है, अगर उसको क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है बेंजीन रिंग पे माइनस बन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इसको कम करना है। तो कम करने के लिए क्या लगाते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते हैं लाइक NO2। तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और बड़े आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है, OH क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब जो मैंने बोला वो चीज को अपन करके देखते हैं। क्या लगाना है अपने को, पोजीशंस पे लगाना है NO2 ग्रुप। देखो अगर अपन NO2 ग्रुप्स लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं NO2 ग्रुप, अगर अपन NO2 ग्रुप लगाते हैं ये पोजीशन पे अगर अपन NO2 ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, ये है नॉर्मल NO2 का स्ट्रक्चर, N पे प्लस O पे माइनस, एंड ये पोजीशन पे आ जाएगा माइनस। नॉर्मल वाला केस बता रहा हूँ, ये पोजीशन पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अभी इसी के साथ साथ यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, OH को भी देख लेते हैं कि अगर OH अटैक करेगा तो वो केस में इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे फ्लो होगा। देखो अगर यहाँ पे OH भी आ रहा है, अगर यहाँ पे OH- भी अपन एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो कैसा होगा देखना। ये रहा OH-। अब OH- आयन जब अटैक करने आएगा ये पोजीशन पे जब अटैक करने आएगा तो सपोज कर लो यहाँ पे आ गया अटैक करने, तो ये रहा तुम्हारा क्लोरीन, ये रहा तुम्हारा OH। तो जब अटैक करने आया वही टाइम पे वैलेंसी 5 होगा तो ये वाला आगे शिफ्ट होगा, तो ये वाला माइनस इधर आ गया, ओके। अब क्या होगा, ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, देखो यहाँ पे तुमको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो उसी के साथ साथ ये कंजुगेशन में तो इसको इधर आना पड़ेगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, जो इसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा। ये आया लाइक दिस, यहाँ पे है ऑलरेडी डबल बॉन्ड्स, ओके। इसको भी फिलहाल शो नहीं करते, ये आगे वाले स्टेप में करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक Cl है, एक OH है। अब क्या होगा, ये पोजीशन पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये पोजीशन पे क्या होगा, ये रहा N,
कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड तो था बट दूसरा आ रहा है, मतलब यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे ऑलरेडी है O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे ऑलरेडी डबल था बट डबल की जगह पे अभी क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा और ये वाले O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ये NO2 ने क्या किया, जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही थी उसको खींच के कम कर दिया, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या बढ़ गई, अराइल हेड की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर वापस से क्या होगा, ये अंदर आएगा और अब ये टाइम पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आगे आएगा तो ये वाले कार्बन की वजह से 5 होगी तो ये आगे वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे है N, डबल बॉन्ड O, N पे प्लस, हाँ इस पे प्लस लगाना भूल गया, प्लस तो रहेगा ही, वो कहाँ चला जाएगा भाई, O माइनस। यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे है Cl एंड यहाँ पे है OH। और ये वाला जो बॉन्ड उठ के ये कार्बन पे आया तो ये कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ओके, ये कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे NO2 ने ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन खींचने का काम किया, सेम काम अगर ये पोजीशन पे रहेगा तो भी कर सकता है। तो अब तुम लोग ही बताओ, मैं जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगाऊंगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना जल्दी कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके Cl को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर तुमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इन शॉर्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो अगर मैं सिर्फ एक ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाता हूँ, उसके बाद अगर एक के साथ दूसरा पैरा पोजीशन पे दोनों को एक साथ लगा देता हूँ और तीसरा ऑर्थो पोजीशन, मतलब तीनों पोजीशन पे एक साथ NO2 लगाता हूँ, तो कौन से केस में रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, जहाँ पे NO2 ग्रुप ज्यादा अटैच रहेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। जो मैंने लास्ट केस बताया, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे अटैच रहेगा NO2, वो केस में उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। अभी ये आएगा इधर, सीधी सी बात है, ये आएगा इधर, तो ये केस में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस। यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, यहाँ पे है डबल, यहाँ पे है डबल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है डायरेक्टली NO2 लिख देता हूँ अभी। ठीक है, और उसके बाद ये अंदर आएगा और यहाँ से Cl को बाहर निकालेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल डबल, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ गया NO2। तो देखो रिप्लेस हो गया, पहले था ये पोजीशन पे क्लोरीन, अभी आ गया ये पोजीशन पे OH। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब इंक्रीज होगा, जब तुम्हारा ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप ज्यादा लगे रहेंगे, तो वो केस में तुम्हारा जो रिएक्टिविटी होगा वो काफी ज्यादा होगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई एकदम अच्छे से, एक बार वापस से देख लो, मैं अभी इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा वाला रिएक्शन यहाँ पे जो तुम लोग को बोल रहा था वो मैं करके बताता हूँ। देखो, अगर तुम लोग सिर्फ ऐसा वाला लेते हो लाइक दिस, मतलब एक ही पोजीशन पे अगर तुम लोग NO2 ग्रुप लगाते हो, सपोज करो ये पोजीशन पे लगा दिया NO2 ग्रुप, ओके, और यहाँ पे है तुम्हारा Cl। अभी इसका रिएक्शन तुम लोग करवा रहे हो NaOH के साथ, तो NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH इज योर न्यूक्लियोफाइल, और टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में तुम लोग को मिल जाएगा, मतलब इन सिंपल करना क्या है, इन सिंपल क्लोरीन को हटा के OH लगाना है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको लगा देना है OH, और यहाँ पे तो NO2 का NO2 रहेगा, पैरानाइट्रोफिनोल बनेगा ये केस में। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं दो NO2 लगा दूँ, दो NO2 लगा दूँ का मतलब क्या है कि एक NO2 तो इधर ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर एक ऑर्थो पोजिशन पे भी लगा दूँ लाइक दिस, अगर ऐसा मैं इसको कुछ कर देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ पे है NO2 और यहाँ पे भी लगा दिया मैंने NO2। अब ये केस में क्या होगा, सुनना, ये केस में भी अगर रिएक्शन में NaOH के साथ करवाता हूँ तो रिएक्शन होगा, बड़े आसानी से होगा। ये केस में तो और भी आसानी से होगा। क्यों आसानी से होगा, टेम्परेचर तो डेफिनेटली लगेगा ही तुमको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सुनो, अब क्यों यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्यों जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, थोड़ा सा इससे कम टेम्परेचर में भी क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास दो पोजीशंस पे NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, वो भी दो ऐसे पोजीशंस पे जहाँ पे माइनस से जाता है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा कम करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के चांस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये केस में भी प्रोडक्ट तो बनेगा यहाँ पे OH, NO2 एंड NO2, बट फर्क इतना है कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, इसका जो यील्ड है काफ़ी ज़्यादा मिलेगा अपने और काफ़ी जल्दी मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं तीसरे पोजीशन पे भी यहाँ पे NO2 लगा देता हूँ, ये पोजीशन पे भी अगर मैं NO2 लगाता हूँ तो यहाँ पे भी NO2 मिल जाएगा, नो इशू। और ये वाला जो कंडीशन है तुम्हारा एकदम क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, नॉर्मली वार्म या तो रूम टेम्परेचर पर भी रख दोगे तो भी ये रिएक्शन बड़े आसानी से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। ठीक है,
दूसरी चीज़, अगर NO2 कभी मेटा पोजीशंस पे लगा हो तो वो मेटा पोजीशन पे लगा हो या ना लगा हो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं दिखता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। याद रखना, एट मेटा पोजीशन उसका कोई भी इफेक्ट शोन नहीं होता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे माइनस चार्ज आ ही नहीं रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक में तो कुछ काम ही नहीं करेगा वो मेटा पोजीशन। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ ये चीज़। ओके, तो जैसे मैंने हमेशा बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उसको आंसर करो, एंड कुछ डाउट हो तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू।